हर देश की अपनी एक कहानी होती है जिसमें शांति और तरक्की के कई अध्याय होते हैं। लेकिन कभी-कभी कहानी में मुश्किल मोड़ भी आते हैं, संकट के अध्याय। आज हम संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जिनमें देश की सुरक्षा के लिए एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म छिपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ दांव पर लग जाए तो किसी देश की रक्षा की आखिरी लकीर, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारे अपने संविधान में ही मौजूद है। चलिए, इस पर जरा गौर करते हैं। ये जो जबरदस्त शक्तियां हैं, ये हमारे संविधान के भाग 18 में दी गई हैं। इन्हें ऐसे हालात के लिए बनाया गया है जब देश की सुरक्षा, उसकी एकता या कहें कि उसकी स्थिरता पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे व्यापक शक्ति की। वो है आर्टिकल 352 के तहत लगने वाला नेशनल इमरजेंसी। ये तब इस्तेमाल होता है जब पूरे देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तो किन वजहों से नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? देखिए, 3 बहुत ही गंभीर वजह हैं। युद्ध यानी वॉर, कोई बाहरी हमला जिसे एक्सटर्नल अग्रेशन कहते हैं, या फिर सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक्शन लेने के लिए असल में हमला होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ खतरे का अंदेशा भी है ना, तो वो भी काफी है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं दी जा सकती। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया बनाई गई है। सबसे पहले यूनियन कैबिनेट को लिखित में फैसला लेना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं और फिर सबसे जरूरी, इसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी ही चाहिए। और संसद के पास ना इसके लिए कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता। इस घोषणा को मंजूरी देने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है। अगर 1 महीने के अंदर ये पास नहीं हुई तो इमरजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो एक बार जब ये मंजूर हो जाती है तो ये 6 महीने तक लागू रहती है। और अगर हालात नहीं सुधरते तो इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अनिश्चित काल तक इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे गंभीर असर पड़ता है हम जैसे आम नागरिकों पर। सवाल ये उठता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे मौलिक अधिकारों, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है? देखिए, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 के तहत जो हमें आज़ादियां मिली हैं वो सस्पेंड हो सकती हैं और दूसरे अधिकारों के लिए कोर्ट जाने का हक भी छीना जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। 44th संविधान संशोधन के बाद एक सुरक्षा कवच जोड़ा गया। इसके तहत 2 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 20 और 21, यानी अपराधों में सजा से संरक्षण और जीने का अधिकार, ये किसी भी कीमत पर सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये बहुत जरूरी बात है। चलिए, अब पूरे देश के संकट से हटकर किसी एक राज्य के अंदर के हालात पर आते हैं। यहाँ बात होगी आर्टिकल 356 की, जिसे हम सब आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से जानते हैं। तो ये लगता कब है? ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही हो। मतलब जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो केंद्र सरकार दखल देती है और वहां की चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी से अलग राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है और वो है 3 साल। ये एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी टाइप की इमरजेंसी पर। यह है आर्टिकल 360 के तहत लगने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। ये तब की बात है जब देश की आर्थिक हालत एकदम खस्ता हो जाए। और इस इमरजेंसी की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब तक तो नहीं। तो इसके नियम क्या है? ये तब लगता है जब भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कहें कि उसकी साख पर कोई खतरा हो। इसे लागू करने के लिए संसद से 2 महीने के अंदर मंजूरी चाहिए होती है और एक बार मंजूरी मिल गई तो इसे बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस दौरान केंद्र के पास जबरदस्त शक्तियां आ जाती हैं। वो राज्यों को पैसों के मामले में निर्देश दे सकता है, सरकारी कर्मचारियों यहाँ तक कि जजों की सैलरी भी कम कर सकता है और राज्यों के मनी बिल्स को भी अपने पास विचार के लिए रोक सकता है। तो ये थी वो 3 असाधारण शक्तियां। लेकिन इतनी बड़ी शक्तियों के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। वो आखिरी रक्षक कौन है
जो ये पक्का करे कि इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना हो। मतलब जब इतनी सारी पावर्स सरकार के हाथ में हो तो उन रखवालों पर नजर कौन रखेगा? कौन है वो गार्डियन ऑफ द गार्डियंस? इसका जवाब है हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिका। यहाँ पर मिनर्वा मिल्स केस का एक ऐतिहासिक फैसला बहुत जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इमरजेंसी की घोषणा जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। मतलब अदालत इस बात की जांच कर सकती है कि कहीं राष्ट्रपति का फैसला किसी गलत नियत या मालाफाइड इरादे से तो नहीं लिया गया। और इस बात को एसआर बोम्माई केस ने और भी पुख्ता कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने फैसला लेने के लिए कोई ठोस वजह, कोई मटेरियल होना चाहिए। ये सिर्फ उनकी अपनी राय नहीं हो सकती। अगर कोई ठोस आधार नहीं है तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये फैसला बताता है कि पावर के साथ साथ जवाबदेही भी आती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, संविधान की ये इमरजेंसी पावर्स आखिर हैं क्या? एक ज़रूरी ढाल जो देश को बड़े संकट से बचाती है, या फिर एक खतरनाक तलवार जिसके गलत इस्तेमाल का डर हमेशा बना रहता है? शायद इसका जवाब इन शक्तियों के इस्तेमाल और उन पर न्यायिक कंट्रोल के बीच के नाजुक संतुलन में ही छिपा है।